हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में मुद्रण का आना, प्रिंट्स कम टू यूरोप। किस तरीके से पहले बच्चों ने देखा कि चाइना और जापान में मुद्रण संस्कृति का कैसे विकास हुआ और अब वो किस तरीके से यूरोप में पहुंची। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि सदियों तक चीन से जो सिल्क होता था और जो मसाले होते थे वो सिल्क रूट के माध्यम से ही यूरोप आते थे। तो आज से नहीं, आज से कई साल पहले भी जो है चाइना का ट्रेड होता था यूरोप के साथ और वो होता था सिल्क रूट से। 11वीं सेंचुरी में चीनी कागज जो थे वो भी इसी रास्ते से, मतलब इसी सिल्क रूट से जो है वहां पहुंचे थे। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपि के उत्पादन को मुमकिन बनाया था। और जब ये कागज यूरोप में पहुंचे चाइना से इस सिल्क रूट के द्वारा, तो इस कागज ने जो है जो पांडुलिपि जो थी उसके उत्पादन को अब मुमकिन बनाया था। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो, आप जानते हैं बहुत ही महान जो है वो ये एक इटली के जो होता है वो यात्री थे मार्को पोलो। तो मार्को पोलो नाम के महान खोजी यात्री जो है वो इटली वापस लौटे थे 1295 एडी में। और कहाँ से पहुंचे थे? ये चीन में जो है काफी सालों तक उन्होंने खोज की थी और उसके बाद वो वापस इटली आ गए थे। और जब वो इटली आए थे तो चीन के पास ना एक, जैसे कि आपने पहले भी लेक्चर में पढ़ा है बच्चों कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक थी उनके पास, मतलब कि काठ की तख्ती पर जो है वो छपाई करते थे। तो चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से ही मौजूद थी और मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटे थे। कहाँ? यूरोप में। फिर क्या था, इतावली भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में भी फैल गई। तो देखिए किस तरीके से यात्री जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे आविष्कारों को भी साथ लेकर आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मार्को पोलो ने। मार्को पोलो बहुत समय तक चाइना में रहे, वहां का उन्होंने, और जब वो अपने साथ वापस आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए थे? वो अपने साथ एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, जो कि जिससे कि जल्द ही जो है पूरे यूरोप में यह टेक्नोलॉजी फैल गई थी। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। तो जो वेलम होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो एक तरह का पेपर होता है जो एनिमल के स्किन से बनता है और ये मुख्य रूप से कौन यूज करते थे? जो बहुत बड़े कुलीन वर्ग के लोग थे वो। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो थे वो ऐसी चीज का उपयोग नहीं कर पाते थे, बल्कि वो सस्ती मुद्रित किताबें ही खरीदते थे, जो कि बहुत ही चीप रेट में उनको जो प्रिंटिंग बुक मिल जाती थी वो उसे ही खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे और अलग अलग जगहों पर पुस्तक के अब मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। तो अब जो है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी लोगों की, अब उन्हें प्रिंटिंग जो है वो बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी, तो इसके लिए हस्तलिखित पांडुलिपि के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे और आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। तो अब ऐसा नहीं था कि जो अमीर लोग थे वही लोग जो है वो मतलब ऐसे हैंड राइटर को रखते थे, बल्कि जो बुक सेलर होते थे वो भी जो है अब इनको एम्प्लॉयमेंट देने लगे थे। और अगर हम बात करें आमतौर पर, तो एक बुक सेलर के यहाँ लगभग जो है वो 50 कातिब जो है वो काम करते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। लेकिन एक बात और है बच्चों, वो ये है कि किताबों की जो मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी,
लेकिन जो हस्तलिखित पांडुलिपि थी वो इसको इतनी ज्यादा मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि क्या था कि उसको जो होता है एज इट इज उस नकल को उतारना जो है वो बहुत ज्यादा खर्चीला था, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो श्रम लगता था, तो जिसकी वजह से इतना आसान नहीं था। पांडुलिपि जो है अक्सर नाजुक होती थी और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मतलब उनकी हैंडलिंग जो है वो इतनी आसान नहीं थी, उनका रख रखाव में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, और इसीलिए उनका सर्कुलेशन जो है, जो उनका चलन है, वो भी सीमित हो रहा था और किताबों की मांग बढ़ रही थी। तो इस मांग के चलते जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, जो कि चाइना से यूरोप में आई थी, मतलब तख्ती की छपाई, धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही थी, पॉपुलर हो रही थी। अगर हम 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक देखें तो यूरोप में बड़े पैमाने पर जो वुड्स ब्लॉक पेंटिंग है या तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके जो है टेक्सटाइल पे या फिर कपड़े पे, ताश के पत्तों पे और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र जो है वो छापे जा रहे थे। मतलब कुछ धार्मिक जो होता है वो फोटो होते थे वो भी छपते थे छोटे छोटे टिप्पणियों के साथ, मतलब कुछ जो है वो वक्तव्यों के साथ जो है ये छापे जाते थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की अब जरूरत थी, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी कि अब वो पूरा नहीं हो सकता था। तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि किताबें छापने के लिए कोई तेज और सस्ती तकनीक जो है वो आए, और ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता। तो अब आविष्कार क्या हुआ? आविष्कार हुआ था 1430 के दशक में स्ट्रैसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया, और ये आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। और इसके बाद जो है वो एक नई प्रिंटिंग का जो है वो आविष्कार हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कोरिया की जिक्की। ये जो जिक्की थी वो मूवेबल मेटल टाइप थी, तो इसके साथ इनको मुद्रित जो है दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से यह एक है, और इसमें ज़ेन यानी कि बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से विशेषताएं जो है वो लिखी गई हैं। इस पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख है, और इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। इस पुस्तक का पहला खंड तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन सिद्ध हुआ, और यही कारण है बच्चों कि 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसे अंकित किया गया, इसे शामिल किया गया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों हम देख सकते हैं कि आज हमने देखा कि जैसे पहले मुद्रण जो प्रिंटिंग का आविष्कार था वो किस तरीके से जो है वो चाइना में हुआ, जापान में हुआ, और उसके साथ साथ कोरिया में होते होते वो जो है किस तरीके से यूरोप में पहुंचा। आज हमने ये समझा कि यूरोप में जो है वो प्रिंटिंग का किस तरीके से आवागमन हुआ, और उसके साथ साथ जो है कैसे कैसे जो है एक यात्री जो थे मार्को पोलो, उनके द्वारा जो है वो इटली में एक नई टेक्नोलॉजी पहुंची, और उस टेक्नोलॉजी को जो होता है पूरे यूरोप ने अडॉप्ट किया था। तो इन सारी चीजों को आज हमने समझने का प्रयास किया।